नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 90,000 करोड़ का वार्षिक बजट पेश करेगी धामी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कई और मसलों पर भी धामी कैबिनेट की लगी मुहर। देहरादून में आरएसएस के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के नेताओं की बैठक। संघ के सर्वे रिपोर्ट के बाद चुनावी रणनीति में बदलाव संभव, कट सकता है कई मौजूदा सांसदों का टिकट। 27 फरवरी को कांग्रेस भराड़ीसैंण में आयोजित करेगी प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र। पार्टी के विधायकों में से ही बनेंगे सीएम और विधानसभा अध्यक्ष। सरकार पर लगाया पहाड़ की अनदेखी का आरोप। और लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। 10 साल बाद परिवर्तन के मोड में जनता, 2024 में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की एक झलक। बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जमरानी और सौंग बांध को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जमरानी बांध केवल सिंचाई और पेयजल उपयोग आएगा, बिजली उत्पादन नहीं होगा। ऊर्जा विभाग के लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी। रेरा के 2 प्रस्तावों में संशोधन की मंजूरी। वित्त विभाग के तहत उद्योग लगाने पर 50% रजिस्ट्री में सब्सिडी मिलेगी, लेकिन पहले पूरा पैसा जमा करना होगा। गैंगस्टर एक्ट में बदलाव किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली नोट और मानव व्यापार आएगा। 13 जनपदों में मोबाइल लैब वैन चलाई जाएगी। कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता की गई। संगीत शिक्षक में संगीत प्रभाकर की डिग्री 5 साल के बजाय 6 साल की गई। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादले का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग में यात्रा अवकाश बहाल करने को लेकर वित्त और कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ग्राम्य विकास अधिकारी की ट्रेनिंग अब 6 महीने के बजाय सिर्फ 2 महीने होगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर देहरादून में IRDD सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को सीएम धामी ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत हिंदी भाषा के साहित्यकारों को दिए गए इस सम्मान के दौरान उनके कार्यों की सराहना भी की है सरकार ने। ये भाषा संस्थान का जो शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े। देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले पिछले साल भी विभिन्न श्रेणियों में 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। इस बार अलग अलग श्रेणियों में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक गढ़वाली के लिए, एक कुमाऊनी के लिए, एक जौनसारी के लिए, एक जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, हमारे ऐसे बटरोही जी जिनका 60 साल का काम है साहित्य में, उनको सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति को उर्दू में, एक को पंजाबी में और अलग अलग विधाओं में 3 लोगों को हिंदी में ये सम्मान दिया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच अब संघ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के साथ लंबी चुनावी चर्चा की है। माना जा रहा है कि संघ की मुहर के बाद लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत की गारंटी अब संघ दिलाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष बुधवार को देहरादून के संघ कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हाल ही में राज्यसभा सांसद बने महेंद्र भट्ट को बुलावा भेज दिया। इस बैठक के दौरान संघ के कुछ और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी की चुनावी तैयारियों का फीडबैक खुद बीएल संतोष दे रहे हैं।
यही नहीं, बीएल संतोष की मुहर के बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये तय हो जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि बीएल संतोष ने पार्टी के सामने संघ के जरिए पिछले कुछ महीनों में कराए गए गुप्त सर्वे की रिपोर्ट भी रख दी है। खबरें हैं कि इस रिपोर्ट के बाद पार्टी की रणनीति में बदलाव तय माना जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि संघ की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी के कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट पर काले बादल मंडरा सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। और आज जो संघ मुख्यालय देहरादून है वहां पर जो है संघ के सरकहवक अरुण कुमार भी मीटिंग में जो है वो पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा नाम जो है वो संघ के हैं, उनकी मौजूदगी में ये बैठक जो है वो संघ मुख्यालय में चल रही है। साथ साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं वो भी यहां पर बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और ये पूरे दिन भर ये बैठक चलने वाली है। और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टी के द्वारा और जो संगठन के द्वारा जो सर्वे कराए जाते हैं उन पर विस्तार से मंथन होगा। एक एक लोकसभा सीट पर जो है वो मंथन होगा। किस तरीके से जो रणनीति पार्टी के द्वारा बनाई गई है, राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक में जो बीजेपी की जो रणनीति बनी है उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मंथन होगा। और जो उम्मीदवारों के जो नाम पर जो है यहाँ पर जो है वो भी चर्चा हो सकती है। बीएल संतोष यूं ही देहरादून में बैठकर बीजेपी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा नहीं कर रहे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से जुड़ाव सभी जानते हैं। यही नहीं, उत्तराखंड ही गुजरात के बाद देश का वो दूसरा राज्य है जहां 2019 में बीजेपी का वोट फीसद सबसे अधिक था। जाहिर है कि संघ इस सिलसिले को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करेगा। यही वजह है कि मौजूदा सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी और क्षेत्र में कामकाज को लेकर संघ ने अपना सर्वे करा लिया है और अब यही सर्वे तय करेगा कि किसके हाथ होगा टिकट और किसका गिर जाएगा विकेट। गैरसैंण में बजट सत्र न होने को लेकर कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि एक तरफ 26 फरवरी को देहरादून में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस 27 फरवरी यानी जिस दिन सरकार बजट पेश करेगी उस दिन गैरसैंण में विधानसभा का प्रतीकात्मक सत्र आयोजित कर कई मुद्दों को कांग्रेस उठाने की बात कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होने की उम्मीद थी, मगर अब ये तय हो गया है कि देहरादून में ही बजट सत्र होना है जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। मगर गैरसैंण से दूरी बनाने पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एक तरफ 26 फरवरी से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस 27 फरवरी यानी जिस दिन सरकार बजट पेश करेगी उस दिन गैरसैंण में विधानसभा सत्र का कार्यक्रम कांग्रेस आयोजित कर कई मुद्दों को उठाने की बात कह रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गैरसैंण की अनदेखी आंदोलनकारी शहीदों का अपमान बताया है। इसलिए कांग्रेस ने फैसला लिया है कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान गैरसैंण जाकर 27 फरवरी को कांग्रेस कार्यक्रम करेंगी जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान जो तमाम प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे, सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक और तमाम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए, इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं, जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बुलाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा, तो कुछ विधायक बनकर अपने ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो हमारे अग्निवीर से संबंधित प्रश्न हों, चाहे वो हमारे भू कानून से लेकर संबंध हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर हो, चाहे वो केदारनाथ की सोने की चोरी की घटना को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो किसानों के हालात हों, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ सदन चलेगा और उस दिन वहाँ के जो आम जन हैं उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ कांग्रेस इस कार्यक्रम के दौरान गैरसैंण की अनदेखी का विरोध जता रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस के इस फैसले का उपहास उड़ाया है।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, इसलिए अब कांग्रेस दिल बहलाने के लिए ये नौटंकी कर रही है। अब ये दिल बहलाने के लिए कुछ भी करते रहे कांग्रेस के लोग। जनता ने इन्हें मौका दिया नहीं सरकार बनाने का, तो इस प्रकार की चीजें नौटंकीबाजी कांग्रेस करती रहती है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विधायकों से पूछें, किसी भी सत्र को चलने से पहले जो सत्र के उस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनसे मंत्रणा होती है, जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो उपनेता होते हैं, कमेटी बैठती है, तब जाकर के डिसाइड किया जाता है कि सत्र कहाँ होगा। लेकिन उनके विधायकों ने क्या लिखा है, इस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को देखना चाहिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर पक्ष विपक्ष में जिस तरह की राजनीति हो रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है और गैरसैंण में सत्र न होने पर पहाड़ की जनता का रुख चुनाव में किस ओर रहेगा। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि जनता 10 सालों के बाद परिवर्तन के मोड में आ चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जैसे भी उथल-पुथल राज्य और देश में देखने को मिल रही है, उसका चुनाव पर असर जरूर देखने को मिलेगा और 2024 में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जनता 10 साल बाद परिवर्तन का मानस बनाए हुए है और यदि जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है तो परिवर्तन अवश्य संभव ही है। और मैं जो परिवर्तन की शक्तियां हैं उनके ऊपर कहाँ क्या उथल पुथल हो रही है, कौन क्या चक्कर मकर कर रहा है, उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो परिवर्तन की शक्तियां हैं वो परिवर्तन के लिए काम करेंगी। और 2014 में हमने देखा, 2004 में हमने देखा, जब परिवर्तन की धारणा बनती है तो फिर जनता अगुवाई करती है। ये 2024 में भी परिवर्तन के लिए जनता अगुवाई। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से बिंदुखत्ता वासियों ने हुंकार भरी है और शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर नगर में जुलूस निकालकर तहसील पहुंचे और उपजिलाधिकारी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान बिंदुखत्ता वासियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, गोविंद सिंह कुजवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं किया तो जनता इसका जवाब सरकार को जरूर देगी। इकट्ठा है, हम भी इनके हुंकार के साथ इनके शरीक होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिंदुखत्ता को जो अवैध कब्जे घोषित किया गया है उस कागज को फाड़ें और उसके लिए क्षमा मांगे राज्य के बिंदुखत्ता के लोगों से और दूसरे खत्ते गोठू के लोगों से। बिंदुखत्ता एक बड़ा गांव है जहां कुमाऊं मंडल के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग आकर पिछले 50-60 साल से बसे हुए हैं और उनकी मांग है कि इसे राजस्व गांव बनाया जाए। भाजपा चुनाव के टाइम पे तो आती है, डबल इंजन का सरकार है, कहती है हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो मंत्री भी हैं। पिछली बार भी यहाँ से सांसद जो थे वो जो है केंद्र में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड की नवगठित नगर निकायों को हाउस टैक्स के दायरे में लाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि नई नगर पालिका में लोगों को 10 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब वसूली की तैयारी कर रही है। लोगों के साथ छल है। पहले सरकार ने कहा कि जो भी नगर पालिका में या नई नगर पालिकाएं बनेंगी उसमें लोगों को 10 वर्ष तक टैक्स से छूट दी जाएगी। अब लोगों के यहाँ नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, लोगों से वसूली करी जा रही है और एक और बड़ा खतरनाक इन्होंने कानून बनाया है कि जिस तरीके से सर्कल रेट बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ का जो है हाउस टैक्स और इत्यादि प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ जाएगा, जो निश्चित ही डराने वाला है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार से बनभूलपुरा दंगे में न्यायिक जांच की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच हो और इसके पीछे जिन भी लोगों का हाथ था उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मांग कर रहा हूँ, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूँ, तो मैं किसी को पहले कटघरे में नहीं रखूंगा। ये काम हम उस जांच के ऊपर छोड़ना चाहेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि यदि भाजपा तत्कालिक लाभ न देखे तो राज्य के दीर्घकालिक हित में आवश्यक है कि इस घटना की उच्च न्यायिक जांच हो, ताकि असली कारण भी समझ में आ जाए और असली
गुनाहगार भी सामने आए। प्रदेश के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के जरिए तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का धामी सरकार ने विमोचन किया है। कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार के मुताबिक इस किताब में राज्य के 55 सरकारी विभागों के जरिए चलाए जा रहे 400 से अधिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को ग्राम पंचायत स्तर तक वितरित किया जाएगा। इस किताब के जरिए राज्य के लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो ये मेरी योजना पुस्तक है, इसका प्रिंट वर्जन लॉन्च किया है, उसका विमोचन हुआ है और इसका जो पीडीएफ वर्जन है वो हमने 4 दिसंबर को लॉन्च कर दिया था। और ये मेरी योजना पुस्तक, जैसे कि पहले भी इसमें बताया गया है, इसमें 55 विभागों की, हमारे उत्तराखंड शासन से, सरकार से जो हमारे उत्तराखंड के 55 सरकारी विभाग हैं, उनकी 400 से अधिक योजनाओं का इसमें डिटेलिंग दी गई है। और जो मेन फोकस इसमें रखा गया है वो लाभार्थी कौन होगा और उसको योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। देहरादून के डोईवाला में सैकड़ों किसानों ने एमएसपी मुकदमे वापस लेने और अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसानों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जब इस सरकार ने किसानों के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया है तो मजबूरन आज किसान सड़कों पे उतर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसलिए आज टोल प्लाजा पे किसानों को पुलिस के द्वारा रोका गया है। किसान शांतिपूर्वक से अपना आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं सितारगंज खटीमा से भी बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों पर किसानी झंडे लगाकर रुद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया। इस दौरान किसान नेता मलूक सिंह ने बताया कि 13 महीनों तक चले किसान आंदोलन के दौरान जिन मांगों पर केंद्र सरकार ने 3 काले कानून वापस लेने का आश्वासन दिया था, उन मांगों को 3 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। वहीं रुड़की में भी किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। हमारा मामला ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे, उन्हें वहाँ के बॉर्डरों पर सरकारों ने रोक कर और उन पर आंसू गैस के गोलियां लाठियां बरसा रहे। 2 किसान जिसमें हमारे शहीद भी हो गए। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी, हम सब पूरे भारत के किसान एक हैं, सब उन लोगों के साथ हैं। आज हमने 1 दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन किया और अगर हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी तो हम सब लोग दिल्ली भी कूच करेंगे। जैसा पिछली बार आपको पता है गाजीपुर बॉर्डर पे जो धरना 13 महीने 13 दिन चला था, उस वक्त जो एमएसपी और बहुत सारी मांगे थी, जो 12-13 मांगे हमारे किसान यूनियन की थी, उसके लिए आश्वासन पर उस समय धरना समाप्त किया गया था। पर वो आश्वासन अब उस बात को लेकर भी लगभग 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में कोई भी सरकार ने वो मांगों पे एमएसपी को लेके या किसी चीज को लेके वो अभी कंफर्म नहीं की है। उत्तराखंड में एसटीएफ ने M2M सिम के माध्यम से हो रहे अपराध का बड़ा खुलासा किया है, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस टीम ने 1,95,000 रुपए के सिम कार्ड बरामद किए। साथ ही 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी से हजारों की संख्या में फर्जी कंपनी के नाम से लिए गए सिम बरामद किए हैं, जिनमें 29,000 सिम एयरटेल कंपनी के हैं और 16,000 सिम वोडाफोन आईडी कंपनी के हैं। देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3,000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। गुजरात में हुए दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स टैलेंट हंट में उत्तराखंड को 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिला है। अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई इस प्रतियोगिता में किड्स जैवलिन इवेंट में देहरादून की धृति आनंद ने 11 एथलीट्स को पछाड़ते हुए गोल्ड पर कब्जा किया, जबकि इसी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज के हितेश गढ़िया ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। वहीं अंडर 16 की 600 मीटर रेस में स्पोर्ट्स कॉलेज के सूरज बिष्ट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
देहरादून जिला उद्यान विभाग द्वारा शीतकालीन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मार्च तक पूरा लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे अभियान को पूरा करने के लिए मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने बताया कि शीतकालीन पौधारोपण के लिए उद्यान निदेशालय से आवंटित प्राप्त हुआ है और 4 योजनाएं संचालित की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 योजनाओं के लिए हमें 94,000 पौधे मिले हैं, जिन्हें 15 मार्च तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष अभी शीतकालीन प्लांटेशन हमारे यहाँ से पे किया जा रहा है। अभी निदेशालय से हमें आवंटन प्राप्त हुआ है, जैसे कि 3 स्कीम यहाँ पे हमारी संचालित है, जिला योजना और एक आपका मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना और एक है आपका HMNH की योजना और निःशुल्क की योजना। तो इन 4 योजनाओं के तहत हमें पौधे अलॉट हुए हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना में अभी 94,000 प्लांट्स हमें अलॉट हुए हैं और निःशुल्क में 27,000 के लगभग, और इसी तरीके से मिशन में 47,000 के लगभग पौधे हमें अलॉट हुए हैं। जो हमारे शीतकालीन पौधे हैं, जैसे कि सेब, आड़ू, कीवी और प्लम, नाशपाती, अखरोट, इनके पौधों का अभी ये सीजन है प्लांटेशन का, और अभी हम लोग इसको लगभग 15 मार्च तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्लांटेशन को हम पूर्ण कर लेंगे। गदरपुर में तीसरे दिन में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी 4 मुख्य मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग 18,000 रुपए प्रति माह वेतन, 60 साल पूरे होने पर 2 लाख का प्रावधान, गोल्डन कार्ड और 50 साल की आयु पूरी होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय की वृद्धि होना है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। हम 19 तारीख से कार्य बहिष्कार पर हैं और आज हमारा तीसरा दिन है धरने प्रदर्शन में। हमारी 4 ही मुख्य मांगे हैं, प्रदेश स्तर से ये चलाई जा रही हैं। पहली हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारी एक न्यूनतम मजदूरी है, एक मजदूर के बराबर 600 रुपये की जाए और महीने का 18,000 रुपये किया जाए, और जो 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी है उनका हर साल मानदेय बढ़ा दिया जाए। जो हमारी दूसरी मांग है, जो 60 साल की होने पर रिटायरमेंट होता है तो 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाए, जिससे वो अपनी बची जिंदगी है जो अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। देहरादून शहर में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण और स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत अलग अलग विभाग कार्य करेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि राज्य के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से 3 शहर देहरादून, काशीपुर और ऋषिकेश को राशि प्राप्त हुई है। देहरादून शहर के लिए नगर निगम को नोडल बनाया गया है। देखिए, पॉल्यूशन के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसमें हमारे राज्य में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से 3 शहरों को, जिसमें देहरादून, काशीपुर और ऋषिकेश, धनराशि प्राप्त होती है। देहरादून शहर के लिए इसमें नगर निगम देहरादून को नोडल बनाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को लिया जाता है, जैसे कि रोड पर जो धूल उड़ती है उसके लिए किस प्रकार से उसको कम कर सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न विभाग हैं, जैसे RTO का व्हीकल स्क्रैपिंग वाला कार्य है, निगम इसमें रोड स्प्रिंकलर जो धूल ना उड़े, रोड स्वीपिंग है, इस तरह के कार्य करती हैं। चंपावत जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने बताया कि मतदाता जागरूकता वाहन के जरिए लोहाघाट विधानसभा के 3 ब्लॉकों से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था और इस बार इस कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में 70% तक मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। आज स्वीप चंपावत की ओर से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार वाहन आज हम यहां से रवाना कर रहे हैं। प्रथम चक्र में हम उन मतदान केंद्रों को केंद्रित कर रहे हैं जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। उसके बाद दूसरे चरण में हम राज्य का जो हमारा 2019 का मतदान प्रतिशत था उससे कम बूथों को टारगेट करेंगे, और इस प्रकार पूरे जनपद में जो स्वीप अभियान विभिन्न विभागों के सहयोग से भी, इसमें हमारे विभिन्न विभागों का भी हमें सहयोग मिल रहा है और उन सब विभागों की पार्टनर डिपार्टमेंट्स की ओर से मिल करके आज हम ये रथ को रवाना कर रहे हैं। अल्मोड़ा के हवाल बाग में किसान मेले का आयोजन किया गया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जरिए आयोजित इस मेले में विभिन्न विभाग और NGO की ओर से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। मेले के दौरान मक्का, धान और मंडुआ की 3 नई प्रजातियों का विमोचन भी किया गया है।
वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा है कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स वाहन दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने अब तक केवल आधा मुआवजा ही दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि सिर्फ 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल बैठा है। साल 2023 में 17 नवंबर को कहते हैं छेड़ाखान मोटर मार्ग में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे जब कहते प्रशासन के लोग आए थे, उन लोगों ने 2-2, 4-4 लाख की मतलब घोषणा करने की घोषणा की थी, ठीक है। उसके अगले दिन तो 2 लाख रुपए तो आगे थे। उसके आज तक 3-4 महीने बीत चुके हैं, आने वाले टाइम में अभी तो कुछ नहीं मिला है और आगे भी हमको उम्मीद नहीं लग रही है जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे। क्या इनकी कीमत इतनी है? आपने कीमत लगाई। आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहाँ झूठ होता है। प्रदेश की खबरों में नहीं, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। 90,000 करोड़ का वार्षिक बजट पेश करेगी धामी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कई और मसलों पर भी धामी कैबिनेट की लगी मोहर। देहरादून में आरएसएस के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के नेताओं की बैठक। संघ के सर्वे रिपोर्ट के बाद चुनावी रणनीति में बदलाव संभव, कट सकता है कई मौजूदा सांसदों का टिकट। 27 फरवरी को कांग्रेस भराड़ीसैंण में आयोजित करेगी प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र। पार्टी के विधायकों में से ही बनेंगे सीएम और विधानसभा अध्यक्ष। सरकार पर लगाया पहाड़ की अनदेखी का आरोप। और लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। 10 साल बाद परिवर्तन के मोड में जनता, 2024 में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार।